नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 भूगोल विषय लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास। यदि आप इस कंप्लीट बुक को पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास। उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगा, अध्याय 1 से लेकर अध्याय लास्ट तक। तो ज्यादा समय आपका हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है भारत में भू उपयोग प्रारूप कि भारत में जो भूमि है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भी जो उपयोग को निर्धारित करते हैं कि हमें किस प्रकार से भूमि का उपयोग करना है, उन तत्वों में हम भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। कि हम धरती का उपयोग किस प्रकार से करेंगे भी, खेती के लिए करेंगे, कंपनी के लिए करेंगे, मंदिर के लिए करेंगे, किसी और काम के लिए करेंगे, तो वो निर्भर करता है कि एक तो भू आकृति कैसी है भी। ठीक है, अब देखिए हमें खेती करनी है लेकिन पर्वत है वहां पे बहुत ज्यादा, तो हम कैसे खेती कर पाएंगे भी। ठीक है, तो वो किस पे निर्धारित है, कौन कौन से तत्व उसमें। एक तो भू आकृति कि वहां की आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या वहां पे कितनी रहती है। यदि जनसंख्या वहां पे रहती नहीं, वहां हम कंपनी लगा दें तो मजदूर कहां से मिलेंगे हम भी। ठीक है, प्रौद्योगिक क्षमता की वहां की तकनीक, वहां पे जो आपका है, जो आपकी बिजली है, जो चीजें वहां चाहिए तकनीक वहां पे उपलब्ध है या फिर नहीं है। संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। ये सब तत्व शामिल है कि हम भूमि का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। इसने कहा कि भारत का जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन यदि हम इसके कितना भाग प्रयोग किया गया है तो उसमें से केवल 93% जो भूभाग है ना, तो उसका ही हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है। आप कहेंगे सर ये 3% आपका कहाँ पे गया भी, 3% कहाँ गया, उसके आंकड़े कहाँ है, तो वो आपको बता दिया गया। क्योंकि जो पूर्वोत्तर प्रांत है ना हमारे असम को छोड़कर अन्य है, जो आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, ठीक है, तो वहां के अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सा तो वहां से हो गया। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अतिरिक्त क्षेत्रों की भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी उपलब्ध नहीं है। इसने कहा कि मान लेते हैं भारत के पास 100% भूमि है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो उसमें से क्या है कि हमारे पास 97% भूमि का रिकॉर्ड है कि वहां पे हमने खेती की हुई है, कंपनी लगाई हुई है, वन है, क्या है। तो आप कहेंगे 3% कहाँ पे गया। 3% एक तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, प्रतीकात्मक मैप में आपका यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे जो असम है ना, उसको छोड़ के बाकी जो ये राज्य है ना, इनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अरुणाचल प्रदेश है कि इनमें कौन सी भूमि पे क्या किया जा रहा है, अभी हमने उसका सर्वेक्षण नहीं किया है। और एक यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और थोड़े से हिस्से पे चीन ने कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र का भी हमारा रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारे पास केवल कितना है, 97% भाग का ही हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध है। 1960, 61 और 1920 के बीच शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन क्यों आया है भी। तो हमने देखा था पिछले में चित्र देखा था ना, क्योंकि हमने क्या उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो कृषि अयोग्य भूमि थी वो हमने क्या कर दी, कम कर दी। कुछ ऐसा स्थान निकाल लिया जहाँ पे पहले खेती नहीं की जा सकती थी, अब वहां हम खेती करने लगे, और वनों को भी हमने बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पे आगे देखिए, अब हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे कि कौन से हिस्से में कौन सी चीजें हैं भी। ये ऊपर आपकी रिपोर्ट थी, तो यहाँ पे देखिए स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। जो चरागाह गाय थे, पशुओं के लिए छोड़ रखे थे, उस भूमि में भी हमें कमी हुई थी। जो भूमि आपको ऊपर दिखा रखी है कि किस भूमि में कितनी कमी हुई है, वो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने की थी भी। तो स्थायी चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। इसने कहा
कि जो पशुओं के लिए चारे के लिए भूमि थी ना वो कम हुई है, लेकिन पशु इतने ज्यादा हैं तो उनके लिए चारा कैसे उपलब्ध होगा और इसके क्या परिणाम होंगे। परिणाम तो ये हो सकता है कि पशुओं में भी कमी हो जाएगी। वर्तमान पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य पट्टी भूमि अनुपजाऊ है भी। ठीक है, अन्य पट्टी भूमि आपको बताया था कि पट्टी भूमि तो वो है जो आपकी 1 साल के दौरान वहां खेती न की गई हो, वो पट्टी भूमि है। और अन्य पट्टी भूमि जहां कृषि किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, वो आपकी अन्य पट्टी भूमि है। और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है भी। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जा सकता है कि ये जो है ना आपकी जो अन्य पट्टी भूमि है यहाँ पे 1 या 2 बार बोया जा सकता है 2 या 3 साल में, क्योंकि यहाँ पे जो फसलें एक तो ये अनुपजाऊ हो गई, दूसरी यहाँ पे फसलें उगाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। भारत के कितने हिस्से पर सूचित मतलब यहाँ पे सूचित वर्ड से टेंशन मत लेना, सूचित वर्ड है जो आपका 97% भूमि है ना उसी की बात कर रहा है कि सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है यदि उसको इसमें जोड़ दिया जाए जिस प्रति भूमि पर हम खेती करते हैं। ये चीज आपको आगे बात समझ में। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र आपको मैंने बता दिया गया था कि वो हिस्सा जहाँ पे खेती की जाती है वो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो इसने कहा अगर ओवरऑल इंडिया देखें तो हमें 54% है। कितना है? 54%। लेकिन यहाँ भारत में अलग अलग राज्य हैं तो वहां पे क्या है अलग अलग चीजें हैं कि हरियाणा में 80% बोई जाती है, हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में। लेकिन आप ये जाएंगे आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार यहाँ पे 10% से भी कम क्षेत्रों में बोया भी। इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए कि इनमें कम क्यों बोया जाता है अभी। तो बोने के लिए आपको बता दिया जलवायु है, आपके वन ज्यादा होंगे, जो कृषि योग्य भूमि कम होंगी, ठीक है, पहाड़ी एरिया ज्यादा होगा, तो ये सारी चीजें हो सकती है। प्रौद्योगिकी भी शामिल हो सकती है कि वहां पे ये सारी चीजें उपलब्ध न होगी। तो चलिए भैया ये हमने खेती की बात की कि भारत में 54% भाग पर खेती की जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। मतलब कि 33% भाग पर क्या होने चाहिए, हमारे वन होने चाहिए वन नीति के अनुसार कि हमारे देश में 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे देश में वन का क्षेत्र काफी कम है, जैसे 23% होगा शायद भी, ठीक है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिक संतुलन मतलब पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए कि प्रदूषण ज्यादा न हो, ठीक है, तो ये सारे जीव जंतु को हानि न पहुंचे, इन सब के लिए क्या है जरूरी है भी। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो इसने कहा कि भू उपयोग का एक भाग तो बंजर भूमि और दूसरा भाग है आपका गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। कि 3 हो गए आपके भाग, कौन कौन से? एक तो कृषि, जहां कृषि की जाती है वो भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया आपका बंजर भूमि जहां पे खेती की, तीसरा खेती के अलावा जहां पे हम काम जैसे बिल्डिंग बना दी, कोई कंपनी लगा दी, कोई स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल लगा दिया, वो वाली भूमि आपकी हो गई। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टाने, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है जहां पे कुछ हम उगा ही नहीं सकते भी, ठीक है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में तो कुछ उग ही नहीं सकता। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। कि गैर कृषि प्रयोजनों में वो भूमि होती है जहां पे हमने गैर कृषि के अलावा कृषि योग्य है लेकिन हमने क्या वहां पे रेल लाइन बिछा दी, सड़क लगा दी, इमारत बना दी, कोई अन्य चीजें हमने कर दी गई। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने में लगातार भू उपयोग के कारण
भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। उसने कहा कि बहुत लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं, लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने में लगातार, मतलब कि भूमि संरक्षण में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे चलकर हमें इस प्रकार की समस्याएं आ सकती है कि हमारे पास भूमि की कमी हो सकती है। हम अंधाधुंध क्या करते गए, पेड़ों को काटते गए, इस प्रकार से भूमि को बंजर बनाते गए, तो वो सारे काम हम करते गए। तो इसके कारण भू संसाधनों का क्या हो गया, निम्नीकरण हो रहा है। इस कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है यदि ऐसे ही हम भूमि का प्रयोग करते रहे तो। भूमि निम्नीकरण भी, भूमि एक ऐसा संसाधन है, निम्नीकरण मतलब भूमि का कम होना, मतलब उपयोग योग्य जो भूमि है उसका कम होना भी। भूमि एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। हम भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी को भी क्या करना चाहते हैं, इस भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। हमारे पास जो मूलभूत आवश्यकता है ना, उसका हम 50% भाग हम भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। अब देखिए, इसने कहा कि मानव की जो प्रक्रियाएं कर रहा है ना, मानव जो काम कर रहा है, उससे भूमि तो कम हो रही है, बंजर भूमि में बदल रही है। इसके साथ साथ जो भूमि को नुकसान पहुंचाती है ना प्राकृतिक आपदाएं, जैसे ज्वालामुखी, आपका भूकंप है, सुनामी है, तो ये सारी चीजें भी क्या है, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। आपका जो आपका तापमान है विश्व का, वो बढ़ रहा है। तो इसने कहा सिर्फ मानव भूमि निम्नीकरण कोई नहीं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भूमि को नुकसान पहुंचा रही है, उनको भी क्या है बल मिल रहा, मतलब उनको भी बढ़ावा दे रहा, उनके आने के भी चांसेस ज्यादा है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, कौन कौन सी क्रियाएं हैं मानव की जो आपके भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है। वन उन्मूलन भी, वनों को काटना, खनन करना स्टार्ट कर दिया है, आपका पशुचारण, पशु अतिचारण मतलब पशुओं को ज्यादा मात्रा में चराना, ठीक है, उससे क्या, अब भूमि का आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे निम्नीकरण हो रहा है, जैसे ये भूमि है अभी, तो मेनली आप भूमि को पूरी भूमि में सोचिए कि ये जो उसकी ऊपरी परत है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके कारण ही पेड़ पौधे आपके उग सकते हैं। जब यहाँ से पेड़ काटेगा, इनकी जड़ उखड़ेगी, तो पानी के बहाव के साथ या फिर आपके तेज हवाओं के कारण ऊपर की परत अगर चली गई ना, तो ये सोच लें भूमि निम्नीकरण हो गया, भूमि बंजर भूमि में बदल गई। ये आपके अति पशुचारण, यहाँ पे घास उगा हुआ, यहाँ पशु चरेंगे, उनके खुरों से क्या होगा, ऊपरी परत उखड़ेगी और वो कभी पानी आएगा, तेज हवा के साथ ही ऊपरी परत उठ जाएगी। तो ये भी आपका क्या, भूमि आपका निम्नीकरण का कारण बनेगा। ऊपरी परत, मेन बात हमने ऊपरी परत को सुरक्षित रखना है, ठीक है, ऊपरी परत रहेगी तो नीचे वाली आराम से सुरक्षित आपकी हो जाएगी। खनन करने लगा भी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, कि जहां से आपका खनन किया ना, तो वहां से क्या किया कि मिट्टी निकाल ली या फिर पहाड़ खोद दिया, उस स्थानों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा खुले का खुला भी, ठीक है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है भी। जैसे कहा राज्यों में खनन के कारण भी, खनन के कारण मतलब वहां खुदाई करनी है, ठीक है, कोयला वगैरह कुछ निकालना, वहां पे वन थे तो वनों को काट दिया गया वहां से, और वहां से फिर कोयला निकाला गया। तो इसके कारण खनन कारण, मेन कारण क्या वहां पे खनन, क्योंकि खनन के लिए ही खुदाई हुई, उस खुदाई को करने के लिए वहां पे वनों को काटा गया। तो वहां पे ये कारण आपका गुजरात, ये हो गया आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आपके खनिज संसाधन है वो ज्यादा है। फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारण है, जैसे आपको बता दिया, जहाँ पे संसाधन ज्यादा थे आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ आपका खनन है। जब आप मध्य भारत में आएंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये अति पशुचारण है। और इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ के अलग अलग राज्यों को आपको ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है कि विभिन्न राज्यों में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, तो आपको बता देना है ये भी। अति सिंचन से उत्पन्न जलांतरांतरण, ये देखिए एक बार, अति सिंचन से मतलब बहुत ज्यादा सिंचाई से
उत्पन्न, जलाक्रांतता क्या भी है कि इसको वर्ड को आप समझिएगा, जल, आपने संधि पढ़ी होगी हिंदी में, जल प्लस में आक्रांतता, जलाक्रांतता, ठीक है। तो ये आप समझिए ये क्या होता है, जल क्रांता भी क्या होता है, आपका एक कारण बनता है भूमि निम्नीकरण का भी। वो क्यों होता है ये चीज आपको समझना है अभी। तो आपको भूमि निम्नीकरण के कारण समझ में आए, अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण उत्तरदायी जिससे मृदा में लवणता और अक्षारीयता बढ़ जाती है। कैसे, अब देखिए, आपने पानी लगाया ना, आपने पानी दिया, उस पानी में क्या होते हैं, आपके लवण होते हैं भी, ठीक है। तो लवण के कारण जो उनका एसिडिटी है ना, एक्सारियता, वो आपकी बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन में उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। अब देखिए इसने कारण क्या बताया है, तो ये आपको ज्यादा जल वाला समझ में आ गया कि जब हम ज्यादा जल मतलब ऐसा जल प्रयोग करते हैं जिसमें क्या है कि जो मात्रा है आपकी एसिड्स की, ठीक है, लवणों की, वो ज्यादा होती है। अब आपने यहाँ पानी लगाया ना, यहाँ सिंचाई की, तो यहाँ उसमें क्या थे आपके, ये उपलब्ध थे आपके, तो ये कहाँ रह जाएंगे, ये पानी में तो रह जाएंगे, पानी सूखने के बाद भूमि में रह जाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि जो मृदा की जो लवणीयता है और क्षारीयता ये बढ़ जाती है और फिर वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। भूमि आपका कारण है भूमि निम्नीकरण का। खनिज प्रक्रियाएं जैसे आपका सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसते हैं और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी, खड़िया मृदा बोलते हैं जो यूज की जाती, चूने को क्या बोलते हैं, इसको खड़िया मृदा बोलते हैं। और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। इसने कहा कि सीमेंट उद्योग में तो चूना पत्थर पीसा जाता है, तो जो धूल होगी वायुमंडल में चली गई। जो आपका मृदा बर्तन उद्योग है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें आपका चूना, जिसको खड़िया मृदा बोला जाता है, आपसे पूछ सकता है एक नंबर में भी कि चूने को क्या कहा जाता है बर्तन उद्योग में। और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब वो धूल ऊपर जाएगी और ऊपर जाके फिर नीचे वो जमा होगी, जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल को प्रदूषित का मुख्य कारण है। इसने कहा, इस बात को समझिए पहले वाले को, इसने कहा जो धूल उड़ी ना, जो धूल उड़ी है कि वापिस मान लेते हैं धूल अब वापिस जम गई, ये धूल आपकी वापिस, क्योंकि जो वातावरण में तो रह नहीं जाएगी, वो वापिस आएगी। तो जो जल सोखती है ना, तो जब जल आएगा तो जल ये सोखेगी नहीं, क्या करेगी, जल इसके ऊपर से बह के चला जाएगा और यहाँ पे जल का लेवल कम होता जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये आपका जल आया, अभी बारिश हुई, तो बारिश होने के कारण क्या भी जल आएगा, क्योंकि यहाँ तो धूल की परत जम चुकी है, धूल की परत जमने के कारण ये जल ऐसे बह जाएगा भी। और दूसरा कहता है कि जो आपके ये पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल को प्रदूषित करता है। अब इसको समझिए भी आप एक बार, इस साइड समझ लीजिए कि ये फैक्ट्री हमारी, इससे जो जल बाहर आता है ना, तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये जिस भूमि पे जाएगा उस भूमि को क्या कर देगा, प्रदूषित कर देगा भी। चीजें क्लियर है यहाँ से। अब आपको भूमि निम्नीकरण के आपको अलग अलग कारण समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपका खाद्यान्न है, पशु अतिचारण है, आपका अधिक सिंचाई करना लवणीय पानी से, जो आपके सीमेंट उद्योग है, बर्तन उद्योग है, और आपका जो कारखानों से बाहर आने वाला पानी, ये भूमि निम्नीकरण के आपको कारण बता दिए गए। ये आप याद रखना 4-5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया भूमि और ये जल प्रदूषण का भी कारण, जो फैक्ट्रियों से बाहर आता है ना अपशिष्ट पदार्थ, जिसमें आपका कचरा वगैरह मिला होता है, ये भूमि हानिकारक केमिकल इसमें मिले होते हैं, रासायनिक पदार्थ, तो ये भूमि के साथ साथ जल के स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। भूमि
भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं भी। वनारोपण और चरागाह का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकता है। भूमि निम्नीकरण तो हमने बहुत कर दिया अभी, पशु भी चरा लिए, पानी भी ज्यादा लगा दिया, ठीक है, पेड़ भी काट दिए, खादान भी कर लिया, क्या धूल भी उड़ा दी, बहुत सारे काम हमें पता चल लगे किस प्रकार से भूमि निम्नीकरण हो रहा है। लेकिन उसको ठीक करने का क्या प्रयास है, इस समस्या को सुलझाएं कैसे? पहला है वन उन्मूलन होता है वनों को काटना, वन रोपण होता है वनों को लगाना। तो सबसे पहले वनों को लगाना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, और जो चराग है उसका उचित प्रबंधन, हमें कितनी कि लगातार एक ही स्थान पे पशु न चराए हम भी, ठीक है, तो उसका अच्छी तरह से हम प्रबंधन करें तो इसमें मदद हमें मिल सकती है। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशु चारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। भूमि कटाव होता क्या है कि भूमि का ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? तो एक तो आपको यहाँ पे बात की है पेड़ों की रक्षक मेखला कि हम क्या करते हैं कि जहां से भूमि की हुआ ना, मान लीजिए कि यहाँ हमने पेड़ लगा दिए, क्या लगा दिए? पेड़ लगा दिए, और यहाँ से अब जो जाएगी ना, तो ये जो मिट्टी ये लंबी दूर तक नहीं जाएगी, ये पेड़ क्या होंगे, जो आने वाली हवा है उसका जो है वेग है, स्पीड है, वो क्या कर देंगी? कम कर देंगी, जो मिट्टी का कटाव रोकेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपका रक्षक मेखला वाला, कि रक्षक मेखला किस प्रकार से पशु चारण नियंत्रण, कि पशुओं को एक ही स्थान पे ज्यादा न चराएं। रेतीले टीलों पर क्या लगा दे? कांटेदार झाड़ियां लगा दे, जिससे ये क्या है आपकी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर न जाए भी। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब इसने बता दिया सारी चीजें, जो भूमि प्रदूषण के कारण थे ना उसके सारे उल्टे भी, जो आपके मृदा निम्नीकरण के कारण थे तो भूमि निम्नीकरण के वो सबके उल्टे भी। जैसे कैसे कि सबसे पहले आपको बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना है, खनन में नियंत्रण करना होगा, औद्योगिक जो जल था उसको क्या है कि परिष्करण के पास, मतलब उसको पहले ट्रीटमेंट उसका करना, आपका परिष्करण मतलब उसको शुद्ध करना है और बाद में उसको विसर्जित करना है। ये नहीं कि केमिकल के समेत ही उसको बाहर आपका भूमि पर छोड़ दिया। और जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो कारण थे ना, आपको कारण भी बताए थे, उनका सारा उल्टा। आपको कारण बताया कि पशु अतिचारण से, तो पशु अतिचारण का प्रबंध। आपको बताया खनन से, तो खनन पे नियंत्रण। आपको बताया फैक्ट्रियों की उसके धुएं से, तो वहां पेड़ वगैरह लगाइए, ठीक है। आपका बताया था कि जो आपका पेड़ों की कटाई से, तो वहां पेड़ लगाने का आपको बता दिया। आपको बताया था कि जो पानी निकलता है ना फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, उसमें रासायनिक, तो इसने बता दिया कि उस चीज को आप पहले क्या कीजिए? शुद्ध कीजिए। तो इसके उपाय और कारण दोनों एक जैसे हैं, तो आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अब मृदा संसाधन भी, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है भी। अब ध्यान रखिए कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन आज को बता दिया गया। यह पौधे को विकास का माध्यम है, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और ये इसका किसके विकास का माध्यम है? पौधों के विकास का माध्यम है, जिसमें क्या सभी प्रकार के जीवों का पोषण होता है उन पौधों के कारण भी। मृदा एक जीवन तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा संस्तरण सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और कुछ समय समय मुख्य कारक है। उसने कहा कि जो मृदा बनने की प्रक्रिया में है ना, तो बहुत से कारक काम करते हैं भी, ठीक है। जैसे इसमें आपको बता दिया, आपको उच्चावच जनक सेल मतलब जिससे वो बनी है, ठीक है। संस्तर सेल, आपकी संस्तर सेल या ऊंचा सेल, उसको जो जनक सेल किसको बोलते हैं कि जिस चट्टान के टूटने से मृदा बनी है वो आपकी होती है सेल अथवा संस्तर सेल। जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं भी। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, नदी, बहुत सारी क्रियाएं क्या उस चट्टान को धीरे धीरे तोड़ती है। कभी उस पे धूप लगती है, कभी तेज हवा लगती है, कभी उस पे बारिश होती है, कभी पानी उस पे बहता है। तो धीरे धीरे ये चीजें क्या है, ये नदी अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। आपकी ये चट्टान है भी,
क्या है कि आपकी मान लेते हैं कि यहीं पे मैं बना देता हूँ ये चट्टान है, इस पे क्या होगा, कभी इस पे धूप लगेगी, कभी इस पे बारिश होगी, कभी क्या होगा, तो धीरे धीरे ये पहले दो हिस्सों में टूटेगी, फिर आप इसके और हिस्सों में टूटेंगे, धीरे धीरे छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बन जाएगी। तो इस प्रकार तो कुछ सेंटीमीटर जो रेत बनने में लाखों साल लगते हैं। तो ये सारी बता दी आपकी हिमनदी अपघटन क्रियाएं तथा मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा ह्यूमस एवं अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। चित्र 1.5 हम देखते हैं भी। तो ये हमारे किससे बनती है, आपकी मृदा जैव और अजैव। जैव मतलब कि उसमें जो आपके जीवित प्राणी ना, पेड़ पौधे सूख कर जो आपके डेड बॉडीज भी उसमें मिट्टी में बदल जाती है, तो इसमें जैविक भी चीज होती है, और अजैव तो आपकी चट्टानों से मिलकर बनी ही है, चट्टानों से ही तो ये बनी है भी। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है भी। अब इसने कहा कि मिट्टी के प्रकार भी, वो मिट्टी किस चीज से बनी है, उसका रंग कैसा है, तो ये सारी चीजें देखिए भी। एक मिनट में आपको याद दिखाता हूँ। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग की गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा निम्नलिखित प्रकार है कि हम इनके आधार पर भारत की मृदा के बनने में कितना समय लगा है, उसका रंग कैसा है, उसमें पदार्थ कैसे हैं, तो इस आधार पे हमने निम्नलिखित भागों में हमने भारत की मृदा को डिवाइड कर दिया है। और वो है आपकी सबसे पहले मृदाओं का वर्गीकरण भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में, और ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि समय सीमा हमारे लगभग 30 मिनट के आसपास, हमारा ये टॉपिक कवर नहीं होगा। अगले 1 या 2 पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। तो आप जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत अगेन।